राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में जुटी हुई हैं। प्रदेश में ओबीसी का करीब 55% वोटर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया। कांग्रेस से मुख्यमंत्री गहलोत ने 21% आरक्षण से 6% उसको बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण देने और जातिगत जनगणना करवाने का पैंतरा चला। दोनों पार्टियों के अब तक घोषित उम्मीदवारों में कांग्रेस के 43% तो बीजेपी के करीब 34% उम्मीदवार ओबीसी हैं। पिछली वसुंधरा सरकार में 11 ओबीसी के मंत्री थे। मौजूदा गहलोत सरकार में ओबीसी मंत्री की संख्या 13 है। इनमें से 2 ओबीसी मंत्री हालांकि अब पद पर नहीं है, लेकिन ओबीसी आरक्षण की मांग, ओबीसी आरक्षण के आंदोलन को लेकर तमाम बड़े नेता कांग्रेस और बीजेपी दोनों में मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के समय 1999 में राजस्थान की धरती से ही जाटों का आरक्षण भी शुरू किया गया था, उस वक्त मिला था। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी में से ओबीसी का पलड़ा कहां पर भारी है, चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। आज चुनाव राजस्थान में बात होगी ओबीसी के इसी बड़े मुद्दे पर। मेरे साथ स्टूडियो से मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी जुड़ेंगे और तमाम अन्य पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आरसी चौधरी ने बयान दिया है इस पूरे मसले को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सदैव ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना, उन्हें आर्थिक विकास की गति देना तमाम मामलों में प्राथमिकता के तौर पर रखती है। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन आरक्षित सीटों के अलावा भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामान्य सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया है। लोकतंत्र के अंदर 36 बिरादरी को, सभी धर्मों को जो साथ लेके चल सके, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके, ऐसे लोगों को हम लगातार प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे हमारी योजनाओं में हो, चाहे हमारे प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व देने में हो, तमाम जगह पे हम जो समाज की मुख्य धारा में आए, सभी लोग अपनी आवाज को उस मुख्य धारा में आके मुखर कर सके, ये प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव प्रतिबद्ध रही है। अदर बैकवर्ड क्लास, ये वो मतदाता हैं जो कि राजस्थान विधानसभा की ज़्यादातर सीटों पर बहुत हद तक जीत और हार तय करते हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, इनसे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, उस पर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन आज चुनाव राजस्थान में हम शुरुआत करेंगे नीरज जी से और जानेंगे कि ओबीसी फैक्टर जो है वो राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है। नीरज जी, अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे देश भर के अंदर हमेशा चर्चाएं रही हैं, उसके लेकर के बात होती रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर चुनाव में, विधानसभा चुनाव राजस्थान 2023 में ओबीसी फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है? देखिए, ओबीसी फैक्टर जो है एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है और देश भर में इस बात की चर्चा चली हुई है कि ओबीसी वोटर जो है इस बार वो किसके साथ में जाएगा, कांग्रेस के या बीजेपी के या अन्य दल जो है उनके अंदर कितना इनका वोट शेयर बटेगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर बड़ा वर्ग आता है। और राजस्थान में अगर आबादी की बात करें तो करीब आसपास 55% के आसपास जो वोटर्स हैं या फिर जो आम जनता है वो ओबीसी वर्ग से आती है। इसमें 82 जातियाँ तो पहले से शामिल थी और अब बताया जा रहा है कि संख्या बढ़ने के बाद 91 तक इनकी जो संख्या है वो शामिल कर ली गई है, अलग अलग जो सामाजिक विभाग की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक। तो इतनी सारी जातियां हैं इनमें। राजस्थान में खास तौर पर अगर मोटी तौर पर बात करें तो जाट जो है वही सबसे बड़ी जाति है। करीब जो 70 के आसपास जो सीटें हैं, 68 से 70, वहाँ पर ओबीसी के विधायक चुन करके राजस्थान में 200 में से 68 या 70 सीटों पर आते हैं। जाट ही करीब 33 के आसपास जो सीटों पर जीत करके आते हैं। इतना बड़ा एक वर्ग है। इसके साथ यादव, बिश्नोई, मुस्लिम भी राजस्थान के अंदर जो है ओबीसी वर्ग के अंदर आते हैं। 90% मुस्लिम जो समाज है वो ओबीसी में कवर होता है। रावणा राजपूत भी इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा माली, सैनी, कुशवाहा समाज जो हैं वो ओबीसी के अंदर आते हैं।
धोबी है, नाई है, अन्य समाज के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर ओबीसी के अंदर आते हैं। तो एक बड़ी तादाद इस पूरे ओबीसी वर्ग की है। गुर्जर, रेबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, ये जातियां केंद्र के अंदर अगर बात करें तो ओबीसी के अंदर शामिल होती रही हैं। राजस्थान के अंदर अलग से एमबीसी जो वर्ग बनाया गया है उसके अंदर इन 5 जातियों को शामिल किया गया और एमबीसी आरक्षण देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई। अब सीएम अशोक गहलोत ने जो राहुल गांधी की सभा हुई थी बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम पर, वहां अगस्त के अंदर ये बात साफ तौर पर कही कि हम 21% से 6% बढ़ा करके 27% आरक्षण करने जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं किया, पूरा चुनाव से पहले योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, क्योंकि इन बड़ी जो ओबीसी की जातियां हैं इनको समाज को साधना है और साध करके साथ में चुनाव में लेकर के चलना है। और एक बड़ा मांग जो है, बड़े लंबे स्तर से मांग चली आ रही थी कि ओबीसी की जो वास्तविक संख्या है उनके आधार पर आरक्षण दिया जाए। अब बड़ी बात यह है कि इसमें ओबीसी के लिए एक आयोग गठित करने की बात सरकार की ओर से की गई है कि ओबीसी वर्ग जो है इसमें भी अति पिछड़ा जो ओबीसी हैं उनको देखने के लिए एक पूरा आयोग गठित होगा। हाँ। और ये टाइम बाउंड जो है अपना सिफारिशें देगा सरकार को, लेकिन तो उसके आधार पर डिसीजन सरकार करेगी। हाँ, लेकिन नीरज जी, मैं आपसे ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि तरह बीते दिनों में ये सब चर्चाएं हुई हैं, लेकिन क्योंकि आप एक लंबे अरसे से राजस्थान को कवर कर रहे हैं, आप वहाँ की जड़ों को समझते हैं, वहाँ के मूलभूत बुनियादी मुद्दे क्या हैं और वहाँ के क्या समीकरण है आप जानते हैं। मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं और मेरे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि ओबीसी वर्ग के लिए तमाम सरकारें आई हैं, जाती रही हैं, क्या काम बेसिकली इस वर्ग के लिए सरकारों ने किया है जिसको सरकारें गिनवा सकें कि हमने ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी मतदाताओं के लिए, हम अभी अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे थे कि लगभग 55% आबादी ओबीसी की है राजस्थान में। इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतने बड़े मतदाताओं की संख्या के लिए क्या ठोस बुनियादी काम राजस्थान में हुआ है? देखिए, जो सरकार की वेलफेयर स्कीम होती है इसका फ़ायदा तो सभी जाति वर्गों को मिलता है। अब जैसे बिजली की घोषणा सरकार ने कर दी कि किसानों को 2000 यूनिट बिजली माफ़ की जाए। किसानों में ओबीसी की बड़े स्तर पर जातियां जो हैं वो आती हैं, चाहे उसमें जाट वर्ग की बात करें या अन्य वर्गों की बात करें, माली वर्ग की बात करें, बागवान की बात करें, ये भी किसान में ओबीसी वर्ग के अंदर आता है। तो सीधे तौर पर सीधे फ़ायदा तो मिलता ही है। आम जो घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी 200 यूनिट तक बिजली पर किसी प्रकार का टैक्स जो है सरचार्ज वो नहीं लगेगा, 100 यूनिट तक बिजली की माफ़ी। तो इस तरह की घोषणाएं जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। निःशुल्क दवा की बात करें, केंद्र सरकार भी ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है और 3 लाख रुपए तक का जो लोन है उसमें सभी जाति वर्ग के लोग हैं, चाहे नाई हो, सुतार हो, सैनी हो, कुशवा हो, बागवान हो, मोची हो, तो तमाम वर्गों के लोगों को उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो बीजेपी भी इनको अपने साथ में साध करके चलना चाहती है। अमित शाह जब आए थे सितंबर में, 10 सितंबर को जोधपुर में सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र में जाके उन्होंने ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ली थी और तमाम ओबीसी वर्ग में एक मैसेज दिया था कि बीजेपी उनको साथ में लेकर के आगे चलना चाहती है और आप हमारा साथ दीजिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए केंद्र की और राज्य से। तो बीजेपी भी अपने पूरे प्रयासों में जुटी हुई है। तो ये विश्वकर्मा योजना है, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का माना जा रहा है। यहाँ राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो है उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये आरक्षण की बात कहना, जो 6% आरक्षण बढ़ जाता है और अति पिछड़ा जो ओबीसी के अंदर है उनको शामिल करने की बात है। इसके बढ़ने के बाद में राजस्थान में जो आरक्षण है वो 64% से बढ़कर के 70% चला जाएगा। तो अब अलग अलग वर्गों के लोगों की मांग भी उठ रही है। SC ST भी कह रहे हैं हमको आरक्षण दिया जाए। तो सरकार 2% SC और ST आरक्षण में बढ़ोतरी करने पर भी विचार कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा EWS जो आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया गया था राज्य के अंदर, तो 10% आरक्षण से इसमें अचल संपत्ति की जो शर्त थी उसको सरकार ने हटाया था। तो इस तरीके से अलग अलग वर्गों को साधने के लिए और खासतौर पर बोर्ड निगम जो आयोग बनाए हैं अलग अलग वर्गों के, उसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी की जातियां भी आती हैं, उनको साधने के लिए भी ये पद दिए गए, राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं और केंद्र सरकार भी चाह रही है कि उन ओबीसी जातियों को हम साथ में लेकर के चलें ताकि ये जो चुनाव के नैया है इसको पार पाया जा सके। ठीक है, इसमें नीरज जी महत्वपूर्ण एक ये भी है, मैं आपसे प्रश्न करूं उससे पहले मैं बता दूं हमारे तमाम दर्शकों को भी कि डॉक्टर नरेश पटेल हैं, संयोजक हैं ओबीसी अधिकार मंच के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ शैलेंद्र धाभाई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश कटारा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इस डिबेट में, वो भी जुड़ गए और नीरज जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं अपने तीनों पैनलिस्ट के पास आऊं, मैं नीरज जी एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा यहाँ पर कि उम्मीदवारों की सूची में कितने ओबीसी को टिकट दिया है किस पार्टी ने,
ये जो फैक्टर है इसका कितना असर पड़ता है, जरा ये बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 सूची जारी की है, हालांकि छोटी छोटी वो सूचियां हैं, लेकिन 76 में से करीब 33 जो उम्मीदवार हैं वो ओबीसी वर्ग से इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी के 124 में से 43 उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी वर्ग से नजर आते हैं। 43.42% जो है वो तो कांग्रेस का है और 34.67% जो है वो बीजेपी का यहाँ पर नजर आता है। यानी करीब 9% के आसपास कांग्रेस ने अभी फिलहाल के अंदर ज्यादा टिकट दिए, लेकिन अभी पूरे टिकट नहीं हुए, टिकट अभी बंटने बाकी हैं। लेकिन इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि किस पार्टी ने, मतदाता इस लिहाज से सोचता है कि भाई किस पार्टी ने हमारे कैटेगरी के लोगों को, हमारे वर्ग के लोगों को कितनी सीटें दी हैं, और भी बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो कि ओबीसी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, और दोनों प्रमुख पार्टियां किस तरह से इस बड़ी आबादी को साधने की कोशिश कर रही हैं, इस पर चर्चा होगी। चुनाव राजस्थान की 55% उस आबादी पर जो कि 70 से भी ज्यादा सीटों पर सीधा जीत और हार का फैसला करती है। बात अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी की हो रही है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। नीरज शर्मा स्टूडियो से मेरे साथ हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, साथ ही साथ राजेश कटारा कांग्रेस प्रवक्ता, शैलेंद्र धाबाई बीजेपी प्रवक्ता और संयोजक हैं ओबीसी अधिकार मंच के डॉक्टर नरेश पटेल, वो भी जुड़ गए। मैं सीधा सबसे पहले आ रहा हूं शैलेंद्र धाबाई आपके पास। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां पर रख रहे हैं, आपकी पार्टी चुनावी मैदान में है, प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा चेहरा है आपके, उनके दम पर लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्र की राजनीति में ओबीसी फैक्टर की बात करते रहे प्रधानमंत्री मोदी, आपका आला कमान भी राजस्थान में। क्या मुद्दे हैं आपके इस समाज को साधने के लिए, इनके हित के लिए, क्या योजनाएं हैं आपकी अगर आप सत्ता में आते हैं तो, और इस वक्त किन मुद्दों को लेकर के आप मतदाताओं के इस तबके के बीच में जाएंगे? और देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के आधार पर काम करती है। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की बात अगर अपन करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राजस्थान में 2017 में पिछड़ा वर्ग अधिनियम बनाया, जिसमें 21% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा था और 5% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही है कि पिछड़े, वंचित, दलितों, गरीब वर्ग को किस तरह से हम एक सम्मान पूर्वक जीवन दे पाए, उनके जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए, ये लगातार चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भारत पे शासन किया 58 साल। इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे काका कालेलकर कमेटी बनी थी, उसको दबा के ये बैठे रहे। उसके बाद मंडल आयोग बना जिसको इंदिरा गांधी जी दबा के बैठी रही, राजीव गांधी जी दबा के बैठे रहे, और उसके बाद आपने देखा होगा वीपी सिंह जी की सरकार आई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो उसको मंडल आयोग को लागू करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही पिछड़े वर्ग के प्रति कैसे उनका उत्थान किया जा सकता है, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, इस पे लगातार चिंतन करती रहती है और उस पे आगे बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी तो कभी सोच ही नहीं पाई थी ओबीसी आयोग को दर्जा देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 27% आरक्षण हमने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में दिया, हमने एमबीबीएस और एमडी में 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राजस्थान में भी आपने देखा लगातार जो जातिगत उत्थान के लिए, अगर वर्गों के उत्थान की बात करें तो वर्गों में जातियां आती है, क्योंकि राजस्थान में मूल रूप से 53 जातियां थी ओबीसी वर्ग में और 96 जातियां हैं। और देवनारायण बोर्ड का गठन भी सबसे पहले जो किया गया 2008 में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों की सुध लेती है, किस तरह से उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके, कैसे वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ हो सके, इसके लिए तमाम योजनाएं आप देखिए, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही है उनमें हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, जिसमें ओबीसी वर्ग को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। और आपको पता है कि केंद्र में आज आप देखिए हमारे 85 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में मिलाके की भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमल के फूल पर जीत कर आए। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है, काफी कुछ आपने बताया, काफी कुछ आपने बताया किस तरह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आज की बात नहीं करी, आप पीछे काफी दशकों पहले भी ले गए और वहां से आप कड़ी जोड़ते हुए आज ले आए हैं। मौजूदा स्थिति लोकसभा की क्या है ये भी आपने बता दिया है, आपने अपना पक्ष रखा है। राजेश कटारा, बहुत कुछ बताया शैलेंद्र धाबाई ने, किस तरह उनकी पार्टी लगातार ओबीसी के लिए काम करती रही है। वो बता रहे हैं कि जब जब ओबीसी के उद्धार की बात आई है तो कांग्रेस तो उस मुद्दे को दबा करके बैठ जाती थी, इंदिरा गांधी तक वो पूरे विषय को ले गए। क्या जवाब है आपके पास राजेश कटारा? देखिए सर, बीजेपी सिर्फ बातें करती है। आज तक जितने हमने टिकट दिए हैं, जितने हमने हिस्सा दिया है ओबीसी को, उतना इन्होंने दिया है आज तक? अभी के टिकटों में देख लीजिए आप, राजस्थान में अभी जो 2023 में इलेक्शन हो रहा है उसमें हमने अभी तक इतने कम टिकटों में 43% दिया है, इन्होंने 34% आरक्षण दिया है। जितने भी इलेक्शन हुए राजस्थान में या कहीं भी, हमने इनसे ज्यादा दिया है।
इन्होंने तो ओबीसी आरक्षण के गुर्जरों का आंदोलन हुआ, उनमें गोलियां तक चलवा दी, कितने गुर्जरों को मरवा दिया, आरक्षण मांग रहे थे वो उस तरीके से। तो बात करना और चीज को असली जामा पहनाना अलग अलग तरह की बात है। कांग्रेस ने अभी मुद्दा उठाया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? जितनी जिसकी आबादी उतना उसका हक। आज माइनॉरिटी भी ओबीसी में आती है, तो माइनॉरिटी को क्या कितने टिकट दिए इन्होंने? क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? सभी जातियों को साथ ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने टिकट के बंटवारे में इसका ध्यान रखा है, और क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? ओबीसी का ध्यान रखा है, और अशोक गहलोत जी ने अभी उसको 5% और बढ़ाया था। इन्होंने तो अब घोषणा की है, अभी आज कोई घोषणा की है इन्होंने, पर बाकी की अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही कर दी थी। ठीक है, मैं नरेश पटेल आपके पास आ रहा हूं। आप संयोजक हैं ओबीसी अधिकार मंच के, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी है। बीजेपी बता रही है कि वो जब से बीजेपी की राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ है तभी से उन्होंने गिनवाया कि ओबीसी का खास ध्यान रखा गया, ओबीसी के लिए आंदोलन किया गया बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर के, और आज तक इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किस तरह अदर बैकवर्ड क्लास के मतदाताओं का कैसे उद्धार किया जा सकता है। कांग्रेस कह रही है कि हमने भी बहुत कुछ किया है, उम्मीदवारों की सूची में हमने हिस्सा दिया है, ज़्यादातर नाम दिए हैं, आरक्षण को अब 21% से बढ़ा करके 27% करने की बात चल रही है। नरेश पटेल, आप संयोजक हैं ओबीसी अधिकार मंच के, ज़रा आप अपना पक्ष बताइए। दोनों पार्टियों की सरकारें आपने देखी हैं, कितना कुछ बदलाव इन दोनों अलग अलग सरकारों में आपने देखा है? थैंक यू सर। शैलेंद्र दबाई जी हमारे मित्र हैं, भाजपा से हैं, कांग्रेस से भी प्रवक्ता साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं दोनों बीजेपी के जो शैलेंद्र दबाई जी, उनसे पूछना चाहूंगा, आप गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, और 5% एमबीसी आरक्षण जो है आज भी कानूनी वैधता के अभाव में लटका हुआ है, जिसे नवी अनुसूची में केंद्र सरकार लागू डालकर सुरक्षित कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार ने नहीं किया। उस पर आप अपना वक्तव्य दें। दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से ये जानना चाहूंगा कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर राजस्थान में तो 26% की बात हुई है, 27%, 21 और 6 अलग से मूल ओबीसी को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है, जहां पर ओबीसी को 0% आरक्षण है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 50% ओबीसी को आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं टिकट देना एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग हमारे वोटों से जीत कर जा रहे हैं वो कितना हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ। आज मूल ओबीसी की बात बहुत सारे गैर ओबीसी और गैर मूल ओबीसी लोग बोल रहे हैं। जैसे आप भी देखेंगे तो आरपीएससी के जो सदस्य बने माननीय केसरी सिंह जी और बहुत सारे सामाजिक संगठन जो ओबीसी से बिलोंग नहीं करते हैं और मूल ओबीसी से भी नहीं करते हैं, वो ओबीसी का दर्द बड़ा बोलते रहते हैं। लेकिन ओबीसी और मूल ओबीसी के दर्द को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है और सभी को उनकी जातियों का अनुरूप प्रतिनिधित्व मिले, ये जरूर। नरेश पटेल जी, आपने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दें। आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र दाबाई, सवाल वो ये पूछ रहे हैं सीधे तौर पर, अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बताऊं, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची में नाम देना ही से ही काम नहीं चलेगा, केवल आरक्षण को लेकर के बात कर लेने से ही काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहां पर व्यक्ति का निर्माण होता है, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो अन्य बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों, ऐसी बुनियादी ठोस जगहों पर ओबीसी का कितना ख्याल बीजेपी ने किया है, जरा बताइए। आप देखिए, मैं इनको बता देना चाहता हूं केंद्र की नवी अनुसूची में अभी तक क्यों नहीं डाला गया? शैलेंद्र जी, के बाद ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था, जो 1993 में भारत में लागू हुआ था, और उसके बाद 1994 में राजस्थान में लागू हुआ। उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रोग्रेस हुई ओबीसी वर्ग की, और वो हर जगह, हर वर्ग डिपार्टमेंटों में उनके प्रतिनिधित्व बढ़े, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो। और आने वाले समय में यही तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो देखिए आप, कि ये ओबीसी की इतनी फिक्र करते हैं कि जातिगत जनगणना इन्होंने कराई 2011 में, और इन्होंने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, उसको आज तक इन्होंने ओपन नहीं किया। ये किस मुंह से बात करते हैं? मैंने आपको बताया ना, इनके जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, चाहे राजीव गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हो, इन्होंने पिछड़े वर्ग को कभी कभी उत्थान नहीं किया। सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे श्रद्धेय हैं, उनकी सोच थी। तभी आपने देखा कि किस तरह से हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में हमारा समर्थन रहा, और किस तरह से आज हम किस तरह से ओबीसी आयोग को जो
60 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, वो हमने करके दिखाया कि उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम ठीक है, किया। शैलेंद्र और आप जी। देखिए लगातार, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं कि लगातार जी। हमारा संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, चाहे वो राज्य की इकाई हो, चाहे केंद्र की हो, और चाहे सत्ता में, बराबर भागीदारी दी जा रही है और पिछड़ा वर्ग को ठीक है। ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और जहां तक रही, मैं इनको शैक्षणिक की बात बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा देता हूं कि इन्होंने एमबीबीएस और एमडी में भी इन्होंने 27% आरक्षण लागू नहीं किया था, केंद्रीय स्कूल और नवोदय विद्यालयों में भी नहीं किया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। तो ये कांग्रेस पार्टी का तो ना तो नैतिक दायित्व बनता है, ना राजनीतिक दायित्व बनता है, ना ठीक है। संवैधानिक अधिकार है ठीक कि है, अन्य शैलेंद्र जी। पिछड़ा वर्ग पे बात कर सकते। बहुत सवाल आपने दाग दिए हैं राजेश कटारा, बहुत सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके ऊपर दाग दिए और हमारे सहयोगी, एक भी सवाल का उत्तर नहीं आया मेरे पास अब तक। हमारे सहयोगी नीरज जी भी आपसे सवाल कुछ करना चाह रहे हैं राजेश कटारा, और ये तमाम ये भी बड़े बुनियादी सवाल हैं, इस पर भी आपको जवाब देना होगा क्योंकि बीजेपी ने सवाल पूछा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपसे इसका जवाब लूं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि जितने भी सारे काम हुए हैं आरक्षण को लेकर खासतौर से, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए, कांग्रेस इसमें पीछे रही। एक सवाल आपका यह है और नीरज जी आपसे एड ऑन करेंगे सवाल में। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46% और 38% के आसपास जो है वो वोट शेयर ओबीसी का मिला था कांग्रेस पार्टी को, तो करीब 9% का अंतर था, बीजेपी ज़्यादा लेके गई थी। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में 72% जो ओबीसी है उसने बीजेपी को वोट किया था और कांग्रेस को जो है वो 23% रह गया था, क्योंकि मोदी लहर थी, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन इतना वोट जो है वो ओबीसी वर्ग की ओर से दिया गया। अब टिकट की जहां बात आती है तो उसमें यहां बात चल रही है मूल ओबीसी की, जो ओबीसी है उसको तो आरक्षण है, अब अलग से 6% आरक्षण का शिगुफा जो छेड़ा गया है वो मूल ओबीसी की चिंता जताते हुए दिया गया है कि इसमें भी ओबीसी के अंदर भी एक अति पिछड़ा वर्ग, यानी कि एक तो क्रीमी लेयर हो गया या ओबीसी वर्ग हो गया, एक अति पिछड़ा वर्ग। तो हम ये जानना चाहते हैं अति पिछड़ा जो ओबीसी है उसको कितना टिकट दिया जाता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, या उसके बच्चे को कितनी सरकारी नौकरियां या सेवाओं के अंदर नौकरियां मिल पाती हैं, कितना शिक्षा के अंदर आरक्षण मिल पाता है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनका हम कहीं नाम भी टिकटों के अंदर नहीं देखते, जैसे कि छीपा है, बड़बूजा है, नामा है, रंगरेज है, बंजारा है, बड़वा राव, बागरिया समाज है, मल्लाह निषाद है, कहार कीर है, जोगा नाथ सिद्ध कछावा, कलाल टांक कंडेरा, रहबारी रावत, स्वामी साध, साठिया, सिकलीकर, स्वर्णकार सोनी। तो इस तरह की जो ये जातियां हैं इनको क्यों आरक्षण नहीं मिल पा रहा या राजनीति में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा? कुछ समाज विशेष के, इसमें भी ओबीसी में कुछ समाज विशेष के हैं वो पूरे या तो राजनीतिक रूप में प्रतिनिधित्व पा जाते हैं या फिर सेवाओं में आरक्षण जो है वो पा जाते हैं। जवाब लेते हैं राजेश कटारा, जवाब दीजिए। आरक्षण की जब बात हो रही है, क्यों नहीं आप लोग सिर्फ क्रीमी लेयर पर ही काम कर रहे हैं? उसके भीतर जो नीरज जी सवाल कर रहे हैं, तमाम जनजातियां उसमें आ रही हैं, उन पर क्यों नहीं आप लोग बात कर रहे हैं? क्यों उनको आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसी की कामयाबी के लिए हम लोग जातिगत आरक्षण करा रहे हैं। इसमें सारी जातियों का विश्लेषण होगा, सारी जातियों की काउंटिंग होगी, उस हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक मिलेगा। नहीं तो आपने अपने उम्मीदवारों की सूची में कितने लोगों का नाम दिया है? तमाम जातियां नीरज जी ने गिनवाई, उनमें से कितनी जातियों के प्रतिनिधि को आपने उम्मीदवारों की सूची में जगह दी है? देखिए, चुनाव लड़ना अलग तरह की प्रक्रिया है। चुनाव में कोई जो कोई काम करेगा, जो टिकट मांगेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। जबरदस्ती किसी को टिकट दे नहीं सकते आप, भाई आप चुनाव लड़ लो। ये तो अलग तरह की चीज है। समाज की सेवा जो करना चाहता है, जो टिकट मांगता है उसी को मिलता है। अगर किसी ने मांगा है तो टिकट दिया है, हर समाज से टिकट दिया है। बल्कि ओबीसी में राजस्थान में अपने तो सीएम तक बनाए। आप बताइए, बीजेपी में कोई सीएम बनाए कि ओबीसी वर्ग का? बताओ आप, केंद्र में कोई अध्यक्ष बनाएगा ओबीसी वर्ग का? प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता हैं वो तो खुद ओबीसी में फॉल कर रहे हैं। ओबीसी में फॉल कर रहे हैं। राजस्थान में कितने सीएम बनाए? वसुंधरा सरकार में 11 ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया। केंद्र के अंदर तमाम ओबीसी सांसद हैं, कुछ मंत्री भी हैं प्रधानमंत्री कैबिनेट में। कांग्रेस ने 13 बनाए ओबीसी से। दूसरा, भरतपुर में कुछ जाटों के आरक्षण की विसंगति है, वो अभी तक दूर नहीं गई। वो कितनी बार आंदोलन कर चुके केंद्र में, वो उनको आरक्षण नहीं दिया है। 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर के लिए कितनी बार मांग कर चुके, कितनी बार हंगामा कर चुके वो लोग। क्यों नहीं विसंगति को दूर की जा रही उनकी? उनको क्यों नहीं माना जा रहा है कि वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं? राजस्थान में उनको मिल रहा है और वहां केंद्र में नहीं मिल रहा उनको। तो आप ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं राजेश कटारा, अगर मैं आपकी 2 लाइन में बात को समाप्त करूं, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी के हित में काम करने में पीछे नहीं है। बीजेपी के जो तमाम आरोप हैं आप उनको नकार रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी
जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें ओबीसी का खास ख्याल रख रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? ओबीसी नहीं, सारी सभी जातियों का सबका बराबर हक होना चाहिए, जितनी जिसकी जाति उतना उसका हक होना चाहिए। कब मिल जाएगा वो हक? ये 21 से 27% आरक्षण देने की जो बात उठाई है, जो शगुफा उठा है, राजस्थान में कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब केंद्र में कितनी विसंगति है ईडब्ल्यूएस की, आप बताइए। सर मेरा सवाल है आपसे कि माननीय अशोक गहलोत जी ने जो 21 से 27% आरक्षण करने की बात की थी, कब तक वो पूरा आप कर देंगे? फिर अगली सरकार आएगी, करेंगे उस पर। ठीक है, यानी कि भविष्य पे अभी आप डाल रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये देखना पड़ेगा। नरेश पटेल, भविष्य के गर्भ में बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन फिलहाल आपसे मैं जवाब ले लेता हूं कि ओबीसी, क्योंकि नीरज जी ने देखिए बड़ा एक मूलभूत इन्होंने सवाल उठाया है। नरेश पटेल, बात यह है कि केवल ओबीसी की जब बात हो रही है तो क्रीमी लेयर की बात नहीं हो सकती है, उसके अंदर अति पिछड़ा वर्ग है, तमाम जातियों के नाम नीरज जी ने गिनवाए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, क्या राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू हेल्थ, क्या राइट टू लिव, ये तमाम चीजें उन अति पिछड़ा जनजातियों तक भी पहुंच पाई हैं क्या? नरेश पटेल। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर महिला शिक्षा को लेकर काम हुआ है, लेकिन जनरल की लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करवाया गया संभाग स्तर पर, लेकिन ओबीसी की लड़कियों के लिए नहीं करवाया गया आज तक। हाँ। तो मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से, एक तो इसके ऊपर नरेश पटेल आप वाइंड अप कमेंट कर दें, प्रश्न ना करें, प्रश्न आपसे पूछा गया उसका उत्तर दे दें, समय बहुत कम है। बिल्कुल, तो प्रश्न आपका जो है, मैं ये समझता हूं कि मूल ओबीसी में 55 जातियां थी जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, और इनका कितना पॉपुलेशन है, इनको कितना प्रतिनिधित्व मिला, कितना नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला, आपने जो पूछा वो जातिगत जनगणना से ही सामने आएगा। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष थे भगवान सहाय जी, इससे पूर्व वाले में उनके कमीशन ने, फुल कमीशन ने ये रिपोर्ट दी और ये मांग करी थी केंद्र सरकार से। ठीक है, ठीक है, मैं नरेश पटेल बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आपका, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया कर रहा हूं, शैलेंद्र धाबाई आपका भी शुक्रिया, राजेश कटारा आपका शुक्रिया, नीरज जी आप मेरे साथ जुड़े। समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन चुनाव राजस्थान में अभी समय 1 महीने का और है, लगातार हम लोग चर्चा करेंगे बुनियादी मुद्दों पर। आज ओबीसी के ऊपर बात थी, अति पिछड़ा जाति के हित के कितना काम दोनों प्रमुख पार्टियों ने किया, ये हमारा सवाल था। आज चुनाव राजस्थान में इतना ही, नमस्कार।